Hello everyone, I hope you all are doing well and studying well, and I'm also fine. So हम first of all happy होली to everyone. So हम विवेक सिंह इकोनॉमी कर रहे थे, तो उसमें हमने सोचा था कि हम फर्स्ट फोर चैप्टर्स विवेक सिंह इकोनॉमी के कंप्लीट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट फोर चैप्टर है वो कंसेप्चुअल चैप्टर्स है, ठीक है, जिसमें कंसेप्ट हमें समझना पड़ेगा, चाहे जीडीपी है, मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर्स है, चाहे फिर इन्फ्लेशन है, ठीक है। तो जब तक हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते तो हम क्वेश्चन आंसर अटैम्प्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे विवेक सिंह इकोनॉमी का, फंडामेंटल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, ठीक है। सो इसमें ऑलरेडी हम 3 लेक्चर्स तो ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये लास्ट लेक्चर रहने वाला है इस चैप्टर का। इसमें हम इन्फ्लेशन इंडिसेस करेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो इसमें इस लेक्चर में बेसिकली क्या क्या अगर आपको पढ़ने को मिलेगा, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड जीडीपी डिफ्लेटर, और किस तरीके से ये तीनों आपस में सिमिलर है और किस तरीके से अलग है। इस लेक्चर में हम ऑलरेडी जीडीपी क्या होता है, जीडीपी को मेजर करने के, जीडीपी की कैलकुलेट करने के बेसिकली कितने तरीके हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। सो ऐसे हम टॉपिक्स इसमें ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। सो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ये लेक्चर आप तभी देखना जब आप सीरीज़ में वो लेक्चर भी देखते आए हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली इंडिसेस जो है, इंडेक्स वर्ड का प्लूरल है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, ठीक है। महंगाई को इंग्लिश में बोलते हैं, इकोनॉमी में उसको बेसिकली महंगाई बोलते हैं, ठीक है। सो महंगाई को मापने के लिए कुछ इंडिसेस बनाए जाते हैं, ठीक है। सो एन इंडेक्स कैन बी डिज़ाइन टू मेज़र द प्राइस इंक्रीज ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और एवरेज प्राइस इंक्रीज ऑफ अ बास्केट ऑफ कमोडिटी, ठीक है। सो हम एक इंडेक्स डिज़ाइन कर सकते हैं किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज़ देखने के लिए, या एक बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ का प्राइस इंक्रीज़ देखने के लिए। नाउ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे आ जाते हैं हम। सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, जैसे कि इसका नाम से ही पता चल रहा है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम वो कमोडिटीज़ का प्राइस देखेंगे जो कंज्यूम करी जाती है कंज्यूमर के द्वारा, ठीक है। मतलब हम जैसे हाउस होल्ड सेक्टर के लोग ले रहे हैं कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। सो सीपीआई मेजर द चेंज इन प्राइसेस पेड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर इन द रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट होता है जैसे हम बाज़ार से जो सामान लेके आते हैं वो रिटेल मार्केट है। दूसरा मार्केट जो होता है वो होता है होलसेल मार्केट, जहाँ से जो खुद बेचने वाले हैं वो बल्क में सामान लेके आते हैं, वो होलसेल मार्केट होता है। और हम खुद की इमीडिएट कंजम्पशन के लिए जो सामान लेके आते हैं मार्केट से, ठीक है, वो होता है रिटेल मार्केट, ठीक है। सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली ये मतलब कैटेगरीज में मेजर किया जाता है। सी पी आई आई डब्ल्यू मतलब जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनका, ठीक है, कि वो क्या क्या कमोडिटीज़ कंज्यूम कर रहे हैं। सीपीआई ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स, सीपीआई आरएल रूरल लेबरर्स, ठीक है। और ये मंथली मेजर करा जाता है लेबर ब्यूरो के द्वारा। बेस ईयर इसमें 2011-12 का रखा गया है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल इंडिया स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़। सो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है इकोनॉमी के, ठीक है। जब मैंने जीडीपी आपको करवाया था तभी बताया था, और इसको भी आप टॉपिक को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करना, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन करता है, मंथली आता है, क्वार्टरली आता है या एनुअली आता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर कौन सा डिपार्टमेंट करता है, ठीक है। और क्या क्या इसमें इंक्लूड है, सबसे ज़्यादा कंपोजिशन किस चीज़ का होता है, तो बिल्कुल भी इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट करना, इट्स लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन CPI rural, CPI urban, CPI combined. This one is published by National Statistical Office for all Indian states and union territories and for India also, ठीक है। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इसमें सबसे ज़्यादा कंपोजिशन मतलब सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो फूड एंड बेवरेजेस का है, इसमें 48.6 या 45.86%, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड टू होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर करता है चेंज इन प्राइसेस इन द होलसेल मार्केट वेयर गुड्स आर ट्रेडिंग इन बल्क, ठीक है। सो जैसे दुकानदार होते हैं, ठीक है, और जो भी बिज़नेस करने के लिए सामान लेते हैं वो बल्क में ख़रीदते हैं होलसेल मार्केट से, ठीक है। सो होलसेल मार्केट के प्राइस चेंज करने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स बनाया गया है। ये पब्लिश किया जाता है मंथली बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है।
अब इसमें क्या नहीं होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स डज नॉट इंक्लूड इन्फ्लेशन इन सर्विसेज, सो यू कैन नेवर बाय। जिस तरीके से हमारा मान लो कि दुकान है, ठीक है, सो हम उसके लिए बल्क में सामान खरीद सकते हैं, बट कभी सर्विसेज तो बल्क में नहीं खरीद सकते ना। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करता, वाइल जीडीपी एंड सीपीआई डज। ठीक है, सो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि इनके बीच में सॉरी, सो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में क्या फ़र्क है। तो डब्ल्यूपीआई डज नॉट इंक्लूड इन्फ्लेशन इन सर्विसेज, ये चीज़ आपको याद रखनी है, बट सीपीआई और जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो इंक्लूड करता है। ठीक है, नाउ अगर हम डब्ल्यूपीआई के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसमें मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट ये 64.23% आता है, फ्यूल एंड पावर 13.15%, प्राइमरी आर्टिकल्स 24.4%, एंड एग्रीकल्चर मिनरल्स, प्राइमरी आर्टिकल्स में एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स आते हैं, फूड 24.4% है इसमें। नाउ जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, तो ये मैंने एग्जांपल आपको वैसे ही समझाया था, वो जो मैंने आपको बिस्किट का एग्जांपल लेके समझाया था। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी क्या होता है। फॉर एग्जांपल 2015 है और 2020 है, तो हमारी मान लो हमारी कंट्री में सिर्फ एक ही कंपनी है, बिस्किट्स बनाने की कंपनी है। 2005 में वो 5 बिस्किट के पैकेट बना रही थी और एक की वैल्यू है 5 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जीडीपी कितनी होगी, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, 5 प्रोडक्ट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। अभी भी वो 5 पैकेट बना रही है और अब प्राइस इंक्रीज़ होकर 7 रुपीज़ हो गया है, तो अब वैल्यू जीडीपी क्या हो जाएगी, 35। सो यू वुड से दैट कि ये तो जीडीपी तो हमारी बढ़ गई, बट अगर हम देखें तो हमारी प्रोडक्शन तो बढ़ी ही नहीं है। यहाँ पे भी वो 2015 में भी 5 प्रोडक्ट बना रहे थे और 2022 में भी 5 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जीडीपी में इंक्रीज़ क्यों आया है, ये जीडीपी में इंक्रीज़ आया प्राइस इंक्रीज़ की वजह से। तो इसे, ये जो जीडीपी निकल के आई है, इसे बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, और जब हम कोई बेस ईयर सेट करके जीडीपी निकालते हैं, मान लो इसी 2015 को ही बेस ईयर मान के हम निकालते हैं, तो यहाँ पे भी हमारी जो 25 ही आती है, तो ये होता है हमारा रियल जीडीपी। ठीक है, सो जीडीपी डिफ्लेटर यही होता है, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी का रेशो। ठीक है, ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा क्वार्टरली, मतलब हर चौथे महीने के बाद में ये वो करी जाती है। अब सीपीआई, डब्ल्यूपीआई एंड जीडीपी डिफ्लेटर में हम कुछ डिफरेंसेस कर लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे स्टेटमेंट बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सीपीआई जैसे सर्विसेज को इंक्लूड करता है, डब्ल्यूपीआई नहीं करता है, जीडीपी डिफ्लेटर करता है। अब देखो, कोई भी कंज्यूमर है, हम इंटरमीडिएट गुड्स क्यों खरीदेंगे। कभी देखा आपने कि स्टील की आप शीट्स खरीद के लेके आ रहे हो और घर पे आके ऑटोमोबाइल्स बना रहे हो, क्यों ही खरीदेगा कोई भी कंज्यूमर इंटरमीडिएट गुड्स। हम तो फाइनल गुड्स खरीदेंगे ना कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, सो लेकिन जो बल्क में काम जो जिनकी हो सकता है, जो बिज़नेस जो जिनका काम हो बिज़नेस करने का, उनका काम हो सकता है इंटरमीडिएट गुड्स भी खरीद सकते हैं। ठीक है, सो डब्ल्यूपीआई इंक्लूड्स इनपुट, इंटरमीडिएट एंड कैपिटल गुड्स, और कोई भी हाउस होल्ड सेक्टर का कंज्यूमर कोई भी कैपिटल गुड्स भी क्यों खरीदेगा। ठीक है, एंड सीपीआई इंक्लूड डोमेस्टिकली एंड इम्पोर्टेड बोथ, जबकि जीडीपी डिफ्लेटर सिर्फ डोमेस्टिक करता है एंड डब्ल्यूपीआई भी बोथ करता है। ये डिफरेंसेस, ठीक है, आपको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। ये जो चीज़ें करवा रही हूँ मैं, इसको ध्यान से देखो, और ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, और करंट अफेयर्स भी मतलब बहुत ज़्यादा जब पूछे जाते हैं, अब जैसे कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो करंट अफेयर्स में, जैसे अगर आप मंथली मैगजीन भी पढ़ रहे हो, विजन आईएएस की पढ़ रहे हो, पीटी 365 पढ़ रहे हो, अगर आपको इन्फ्लेशन की जानकारी ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है सीपीआई क्या होता है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है, तो आप करंट अफेयर्स भी नहीं समझ सकते। ठीक है, सो ये इकोनॉमी के साथ ऐसा रहता है। ठीक है, सो जब भी आप इकोनॉमी के करंट अफेयर्स पढ़ो तो पहले आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, और आपका मॉडस ऑपरेंडी तो बेसिकली होना ही ऐसा चाहिए कि आप जो विजन आईएएस पढ़ो, मतलब या जो भी आप पढ़ते हो, जो भी करंट अफेयर्स की बुक पढ़ते हो, आप उसके साथ में अपने नोट्स या जो भी बुक आप रेफ़र करते हो वो भी खोल के रखो। ठीक है, तो अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो पहले उसकी हिस्ट्री देखो आप, मतलब वो है क्या वो चीज़, उस टॉपिक को समझो। मान लो इन्फ्लेशन के बारे में, तो आप सीपीआई डब्ल्यूपीआई दोनों चीज़ों को अच्छे से समझो। इन्फ्लेशन क्यों होता है, डिमांड ड्रिवन है, सप्लाई की वजह से है, क्यों हो रहा है। ठीक है,
तो वो सब चीज़ों को पढ़ो और फिर देखो कि करंट अफेयर्स में क्या हो रहा है, तब आप ज़्यादा टाइम के लिए उसको रिटेन कर पाओगे। एंड ऐसा नहीं होगा, लर्निंग लर्निंग नहीं होगा बेसिकली। एंड मोस्टली यूपीएससी में तो होता ही ऐसा है कि मार्च के मंथ में पीटी 365 आ रही है, ठीक है। सो उस टाइम पे स्टूडेंट को स्टैटिक भी रिवाइज करना है और करंट अफेयर्स की भी सारी चीज़ें वो करनी है। सो यू कैन नेवर रिटेन, लाइक अगर आपके कॉन्सेप्ट्स, आपका जो स्टैटिक पोर्शन है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकॉनमी हो, अगर आपका स्टैटिक क्लियर नहीं है, ठीक है, तो आप अगर जैसे ज्योग्राफी है उसमें प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में कुछ है, अर्थक्वेक के बारे में कुछ है, आपको पता ही नहीं प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होती है, आप नहीं कर सकते उसको, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में मान लो कोई नई साइट है, वहाँ से नया कुछ भी चीज़ मिला है, ठीक है, ये किसी नई जो साइट को है, यूनेस्को साइट बनाया गया, तो अगर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की नॉलेज नहीं है तो आप वो नहीं कर सकते। तो पहले आपका स्टैटिक क्लियर होना चाहिए। अगर आपका स्टैटिक क्लियर है तो आपका जो करंट अफेयर्स है वो तो वैसे ही हाफ डन हो जाता है, बिकॉज आप करंट अफेयर की जो बुक होती है आप देखोगे कि उसमें मोस्टली पहले वो स्टैटिक पोर्शन लिखते हैं, ठीक है, बट वो लाइन और थोड़ा मतलब क्योंकि सब कुछ लर्न करने वाला होता है तो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो ये ऑल इन ऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों को इग्नोर बिल्कुल भी मत करो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब आगे मतलब इसमें बीच में एक चीज़ और थी जो मैंने छोड़ दी थी, ठीक है, एक बार उसके बारे में भी देख लेते हैं। ग्रीन जीडीपी बेसिकली क्या होता है। ग्रीन जीडीपी ऐसे है कि मान लो हम रोड्स बना रहे हैं, हम बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं, ठीक है, सिटीज़ बना रहे हैं, ठीक है, उन सब का मतलब एनवायरनमेंट पे कुछ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ कोर्स पड़ ही रहा है, ठीक है। सो हमारा जो हम ये जितना भी डेवलपमेंट का जो प्रोसेस चल रहा है इस दौरान एनवायरनमेंट को भी बहुत मतलब डेप्रिसिएशन हो रहा है, वियर एंड टीयर हो रहा है। सो ग्रीन जीडीपी में हम क्या करते हैं, हमारी जीडीपी में से जो भी मतलब एक एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हुआ है उसका मॉनेटरी वैल्यू निकाल के कि हाँ इतना ये डिग्रेडेशन की मॉनेटरी वैल्यू इतनी हो सकती है, वो जीडीपी में से माइनस करते हैं, उससे आता है हमारा ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी क्या होता है, ग्रीन जीडीपी इज द मेजरमेंट ऑफ जीडीपी ग्रोथ विद द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट ग्रोथ फैक्टर्ड इन जीडीपी। दिस ग्रीन जीडीपी अकाउंट्स फॉर मोनेटाइज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, सो देर आर टू वर्ड्स बेसिकली, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ मीन्स दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फाइनेंशियल ग्रोथ मीन्स फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, development means not only financial upgradation but you are acquiring skill also. For example, in your in your school time, or in this like we as kids, या हम जब बच्चे होते हैं, सो आर पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स हम पे बहुत इन्वेस्ट करते हैं, दे आर सेंडिंग अस टू गुड स्कूल्स, दे आर sending us to good colleges, they are investing upon us. So we might not progress economically so well, बट देर इज़ अ डेवलपमेंट विच इज़ हैपनिंग, ठीक है, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, बिकॉज वी वुड बी एबल टू फेच बेटर अपॉर्चुनिटीज़ इन फ्यूचर। सो वो हमें फ्यूचर के लिए रेडी कर रहे हैं। सो डेवलपमेंट वो होता है जहाँ पे आपका ना सिर्फ इकोनॉमिक अपग्रेडेशन हो रहा है, बट आपका जो है सोशल प्रोग्रेस भी हो रही है, आपकी स्किल अपग्रेडेशन हो रहा है, बेसिकली दैट इज़ डेवलपमेंट। सो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सो डेवलपमेंट क्या है, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इट ऑफकोर्स इट रिक्वायर्स इकोनॉमिक ग्रोथ, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ वाइटल भी है, नेसेसरी भी है डेवलपमेंट के लिए, बट सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। डेवलपमेंट फोकस ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ओवरऑल वेलबींग ऑफ द पीपल, ठीक है। सो आई होप अब आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों वर्ड्स में फ़र्क समझ आया होगा, ठीक है। सो yes, this was all it and we came to the first page। इसका मतलब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बहुत ही अच्छा चैप्टर था ये, और बहुत टाइम लग जाता है, मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा इसको कंप्लीट करने में, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको 5-6 दिन आराम से लगेंगे, और ऐसे नोट्स बनाने में, ठीक है, वो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, एंड सीरीज़ में अगर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी, एंड आपको करने के बाद में रियलाइज़ होगा डिफरेंस, ठीक है, कि पहले आपको कैसी अंडरस्टैंडिंग थी और ये लेक्चर्स देखने के बाद में कैसी अंडरस्टैंडिंग हुई है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, एंड यू नो शेयर द चैनल, एंड
यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।